अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चे आप लोगों के? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे कुछ न्यू टॉपिक, साथ रहिएगा मेरे। जी हाँ सर, कौन से? नंबर 1 रिजल्टेंट वेक्टर, देन अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, एंड उसके बाद हम देखेंगे नल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर, और फिर ये कहानी जाके ख़त्म होगी यूनिट वेक्टर पे। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है रिजल्टेंट वेक्टर? हमने कहा भाई सम ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर। जी हाँ, कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दो वेक्टर हैं या दो से ज्यादा हैं और आप उनको ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद लास्ट पे एक सिंगल वेक्टर आपको मिलता है, तो वो जो सिंगल वेक्टर मिल रहा है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। सम ऑफ ऑल द वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका इफेक्ट वही हो जो तमाम कंबाइन वेक्टर्स का हो जिनको हमने ऐड किया है, उस सिंगल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। सर जरा इसको सही से और समझा दीजिए। तो भाई देखिए, हमने कहा दो वेक्टर्स हैं, हम इनको ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? बाय हेड टू टेल रूल। ये कहानी हमने पिछले लेक्चर में देखी। सो ए के अंदर हम बी को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे? बाय हेड टू टेल रूल। ए के हेड के साथ हम बी की क्या मिलाने वाले हैं? टेल मिलाने वाले हैं। तो हमने ये मिला दी। अब इन दो वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर होगा, जो लास्ट वाला वेक्टर होगा, जिसका हेड हेड के साथ मिलेगा और टेल टेल के साथ। ये हेड हेड के साथ बचे और ये टेल इस टेल के साथ मिल गई। तो इस वेक्टर को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, जो किसकी इक्वल आया? ए प्लस बी की इक्वल आया। तो इन दो वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट जो है वो एक सिंगल वेक्टर है। दिस सिंगल वेक्टर, ये जो सिंगल वेक्टर आया है, इस सिंगल वेक्टर को बच्चे हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो होपफुली आपको रिजल्टेंट वेक्टर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, किसी स्केलर नंबर के साथ। तो बच्चे याद रखिएगा, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तीन तरह के स्केलर नंबर से हो सकती है। ठीक है, यह स्केलर से हो सकती है। सर वो कैसे? नंबर 1 बच्चे अगर देखें, इफ अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाय विद अ पॉजिटिव नंबर, अगर हम किसी वेक्टर ए की मल्टीप्लिकेशन करें किसी पॉजिटिव नंबर से, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, वो नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, तो फिर क्या होगा बच्चे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंक्रीज। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, साइज ज्यादा हो जाएगा, लेंथ ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ, एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम, और डायरेक्शन वही रहेगी। मान लीजिए ये जो वेक्टर ए है बच्चे, इसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हमने इस वेक्टर ए को एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा बच्चे? इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहां पे कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। डायरेक्शन तो वही रही, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगर बच्चे हम क्या कहते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहां पे लेंथ और ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर था, ये 4, तो 3 सेंटीमीटर। जब हमने जब ये कहा कि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी लेंथ और ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो हम इस वेक्टर को क्या बोलेंगे कि हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है पॉजिटिव नंबर से। 2a, यहाँ पे 3a, तो बच्चे a कितना है हमारे पास? ये कितना था? ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्शन वही है। इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? इस मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन विद अ पॉजिटिव नंबर। इसी तरह बच्चे अगर इफ अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव नंबर, हमको पता चल गया कि एक तो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नंबर से हो सकती है, नंबर स्केलर होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक पॉजिटिव नंबर से होती है, एक नेगेटिव नंबर से। इधर देखिए, इफ अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव नंबर, अगर किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -1 से, -2 से, -3 से, -4 से, फिर क्या होगा बच्चे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंक्रीज। जी हाँ, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो ज्यादा हो जाएगी, लेंथ तो ज्यादा हो जाएगी, साइज तो ज्यादा हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस वेक्टर ए को अगर -2 से आप करते हैं तो बच्चे क्या होगा? अगर सिर्फ -1 से करते हैं तो बच्चे इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गई और मैग्नीट्यूड वो ही रहा।
अगर -2 से करते हैं तो बच्चे डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे थोड़ा रफ सा ये स्केच बन रहा है, इधर देखिए। अगर हम किससे करते हैं बच्चे, -2 से, तो देखिए मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हो गया लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर -3 से करेंगे, मैग्नीट्यूड और ज्यादा हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। तो हमको एक और बात पता चली कि अगर हम वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड बढ़ता है और डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर? अगर हम कहते हैं ये 1 सेंटीमीटर है तो 2 से किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 3 से करेंगे तो 3 सेंटीमीटर, 4 से करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। जी हाँ, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो सर ये तो हमको समझ आ गया, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब हम आगे कह रहे हैं कि अगर हम वेक्टर को एक और स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले भी स्केलर से किया लेकिन नंबर पॉजिटिव था, फिर स्केलर से किया वो नंबर नेगेटिव था, अब हम वेक्टर को कह रहे हैं एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज बच्चे हम पढ़ चुके हैं जो मेजर हो जाएं, और वो 2 तरह की होती हैं। एक कौन सी, जिनके पास डायरेक्शन हो, और एक वो जिनके पास डायरेक्शन ना हो। तो जिनके पास डायरेक्शन न हो वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, वेक्टर को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या होगा, तो हमने कहा फिर एक रूल को हम फॉलो करेंगे। क्या है रूल, कि स्केलर जब भी मल्टीप्लाई होगा वेक्टर के साथ, आंसर क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। जी हाँ, आई समझ? क्या रूल है कि स्केलर के साथ जब भी तुम वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे या वेक्टर को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो आंसर अगेन क्या आएगा, सर वेक्टर आएगा। सर वो कैसे, समझाइए ना। तो भी देखिए, अगर स्केलर हमारे पास कहते हैं मैस है, ठीक, इसके ऊपर एरो नहीं है, देखिए ये स्केलर है मैस। वेक्टर हम कहते हैं हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ही है, लेकिन स्पीड के पास एक खास डायरेक्शन का होना जरूरी है। स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। जी हाँ, नोट करिएगा पॉइंट। तो हमने बोला कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। वेलोसिटी स्पीड ही है, लेकिन स्पीड के पास जब एक खास डायरेक्शन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या हुई, वेक्टर हुई। तो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं क्योंकि ये न्यूटन की बुक प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपिया में लिखा हुआ है। जी हाँ, तो मोमेंटम आ गया। तो मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है। मोशनल इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम वेक्टर है, मोमेंटम को पी से डिनोट किया, और मोमेंटम का यूनिट वही होगा जो 2 इन क्वांटिटीज का यूनिट होगा, स्केलर का और वेक्टर का। स्केलर का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम का यूनिट क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, तो आई समझ? जी सर ये तो बहुत आसान काम था। जी हाँ, आगे भी आसान है, आइए चलते हैं। फिर हमने कहा सर इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। तो हम कह रहे हैं 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर्स के पास बच्चे मैग्नीट्यूड भी एक जितना हो, साइज भी एक जितना हो, लेंथ भी एक जितनी हो मतलब, और डायरेक्शन भी एक हो, तो हम कहते हैं ये कौन से वेक्टर हैं, इक्वल हैं। मान लीजिए 2 वेक्टर हैं सर, एक ए और बी। ए की भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, बी की भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ए की भी डायरेक्शन ये वाली है, बी की भी डायरेक्शन ये वाली है। तो अब हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर्स के हैं सर, इक्वल हैं। जी हाँ, आई समझ? जी सर। चलें आगे चलते हैं बेटा नल वेक्टर पे। यहां पे बच्चे थोड़ी सी हल्दी कर देते हैं, वो कहते हैं कि 0 इज अ नल वेक्टर। 0 नल वेक्टर नहीं है बेटा, ठीक है। 0 तो नंबर है और नंबर स्केलर होता है, स्केलर वेक्टर नहीं होता। हाँ, अगर एक थोड़ा सा एडिशनल काम करेंगे फिर आप कह सकते हैं। वो कैसे बच्चे, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। 0 को नल वेक्टर नहीं बोलते। अगर हमारे पास 2 वेक्टर है, एक प्लस ए है और एक माइनस ए है, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये प्लस है, इसकी डायरेक्शन वो है, ये माइनस है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ए प्लस एंड माइनस ए, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ये 0 आया है, अगर इसके ऊपर आप एरो डाल दें तो आप इसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। इज इट क्लियर? अगर आप सिर्फ 0 लिखेंगे तो ये काम गलत होगा, याद रखिएगा। 0 इज अ नंबर। अगर 0 के ऊपर एक वेक्टर डाल देते हैं तो अब आपको क्या पता चला कि ये जो रिजल्ट आया है ये नल वेक्टर का है, और ये क्या है, इसको हम पढ़ेंगे भी क्या, नल वेक्टर। इज इट क्लियर? सो ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, उसको हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर।
क्लियर? इन दो वेक्टर्स को हम बेसिकली, इनके सम को हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं। जी हाँ, और इन दो वेक्टर्स की आर्बिट्रेरी कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है। एक यूं हो सकता है, दूसरा यूं हो सकता है, एक अप हो सकता है, दूसरा डाउन हो सकता है, एक लेफ्ट हो सकता है, दूसरा राइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन नेट रिजल्ट क्या होना चाहिए? जीरो आना चाहिए। और जीरो इज अ नल वेक्टर, उसके ऊपर वेक्टर होगा तो वो नल वेक्टर हम उसको बोलेंगे। सर ये बातें तो हमको समझ आ गई। तो चलें बच्चे, आज नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, इसको हम मिटा रहे हैं नेक्स्ट। अच्छा बच्चे, अब हम देखेंगे यूनिट वेक्टर को नेक्स्ट, कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। जी हाँ, तो देखिए बच्चे, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और ये चीज़ अभी हम प्रूव करने लगे हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कैसे होगा सर। इधर देखिए बेटा, फिर हमने कहा क्या सर इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन भी है यूनिट वेक्टर की? तो जी हाँ बेटा, बिल्कुल है। इसको हम कैप हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर। जी हाँ सर। अच्छा सर, क्या इसका कोई पर्पस है? क्या यूनिट वेक्टर हमको कोई इंफॉर्मेशन भी देता है? जी हाँ, बिल्कुल देता है बेटा। क्या? यूनिट वेक्टर हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है हमें। एक मैग्नीट्यूड साइज के बारे में, हुजम के बारे में, चीज़ कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, और दूसरा डायरेक्शन क्या है। ये दो चीज़ें हमको बता रहा होता है यूनिट वेक्टर। जी हाँ। उसके बाद बच्चे, क्या इसका कोई फार्मूला भी है? बिल्कुल है बेटा। ए यूनिट वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। अगर बी यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो बी यूनिट वेक्टर होगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। इसी तरह से भी इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर पर यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर पर यूनिट मैग्नीट्यूड इफ वी डिवाइड अ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हम क्या करें, एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जी सर, ये तो क्लियर हो गया है, दैट्स गुड। आगे चलते हैं बेटा। अब जी हम अगर इसको यूं लिख दें, ए वेक्टर को ए मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बच्चे देखें, यूनिट वेक्टर जो होता है ये कितनी तरह का होता है? ये ए मैग्नीट्यूड है और ए यूनिट वेक्टर, तो ये 3 तरह का होता है। आई यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, J unit vector along the y axis and K unit vector along the z axis। ठीक हो गया सर, समझ आ गई। मान लीजिए दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। इज इट क्लियर? x y z। तो बच्चे यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसकी पोजीशन को हमने डिस्क्राइब करना है या उसकी लोकेशन बताना है, तो इन 3 यूनिट वेक्टर के रेफरेंस से बताएंगे, i के लिहाज से, j के लिहाज से और k के लिहाज से। सो हमने कहा x y z एक सिस्टम है, 3 डायमेंशनल सिस्टम है, और 3 डायमेंशन में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन बतानी है तो हम 3 यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर एंड k यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब हमने कहा था बच्चे कि यूनिट वेक्टर का सर जो मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं और आपने मेरा साथ देना है बच्चे। जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है, कोई भी नेचुरल नंबर, वो इक्वल होता है रेपिटेशन ऑफ नंबर के, रेपिटेशन ऑफ अ नंबर के। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे सर वो कैसे? 2 है तो 2 को हम लिखते हैं 1 + 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 1 के कितने टाइम है? 2 टाइम है। इसी तरह 3 को हम लिखते हैं 1 + 1 + 1, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ये वाला 3 1 के कितने टाइम है? 3 टाइम है। इसी तरह अगर बच्चे हम 4 लिखते हैं 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, कि ये वाला 4 कितने हैं? 1 के 4 टाइम है, मतलब 1 के साथ 2 1 के 2 टाइम है, 3 1 के 3 टाइम है, 4 1 के 4 टाइम है, जिस तरह हम ये कहते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 3 टाइम होगा, 4 टाइम होगा। किसके? यूनिट वेक्टर के।
समझिएगा बात को। मैं कहता हूँ एक वेक्टर है 2i यूनिट वेक्टर, तो i यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो मतलब हम अलोंग द x एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि i यूनिट वेक्टर आ गया, x एक्सिस की बात हो रही है। x एक्सिस पे आगे कितने हैं 1 के 2 टाइम। अगर मैं लिखता हूँ 3i यूनिट वेक्टर, तो हम कहाँ पे हैं x एक्सिस पे हैं, डायरेक्शन मिल गई। कितने हैं x एक्सिस पे 1 के 3 टाइम हैं, जी हाँ शाबाश। अगर मैं कहता हूँ 4i यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब है हम x एक्सिस पे हैं, लेकिन कितने हैं 4 टाइम हैं, किसके 1 के। मतलब अगर यहाँ पे बच्चे मेरे पास मैं कहता हूँ ये 1 है, तो 1 क्या है ये यूनिट वेक्टर है, और ये कौन है ये i है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं 2 टाइम हूं i, कहां पे x एक्सिस पे। मैं 3 टाइम हूं i यूनिट वेक्टर, मतलब कहां पे x एक्सिस पे। मैं 4 टाइम हूं किसके i यूनिट वेक्टर के, कहां पे x एक्सिस पे। तो ये एक मान लीजिए स्केल है, और इस स्केल के मल्टीपल टाइम हम कहां होंगे आगे होंगे, जितना आगे होंगे वो मैग्नीट्यूड होगा, और i यूनिट वेक्टर होगा तो वो हमारी डायरेक्शन होगी अलोंग द x एक्सिस। इसी तरह बच्चे अगर हम बोलते हैं 2j यूनिट वेक्टर, तो हम 2j यूनिट वेक्टर मतलब क्या है कि हम y एक्सिस में हैं, कितने टाइम है 1 के 2 टाइम है। 3j यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि j यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो हम 3 टाइम है कहाँ पे y एक्सिस पे। तो देखा यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। क्लियर। अच्छा हम इसको कुछ और तरीके से थोड़ा सा समझते हैं, जरा मेरे साथ रहिएगा, होपफुली समझ आएगा। हम कहते हैं कि अगर एक यूनिट वेक्टर है, हम कहते हैं ये एक वेक्टर है, मान लीजिए कितना 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, तो ये आ जाएगा √29। अब हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीका है, स्क्वायर लेके अंडर रूट। इधर भी बच्चे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, a वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड। तो a वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय √29। क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिए हुए बच्चे, तो हम क्या लेंगे, इधर स्क्वायर अंडर रूट, तो इधर भी स्क्वायर और अंडर रूट। अब जरा हम आगे चलेंगे तो जरा बात को बच्चे समझिएगा। यहां पे स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, बच्चे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, j यूनिट वेक्टर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, k यूनिट वेक्टर 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे ऊपर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा इस नीचे वाले के साथ, तो क्या आ जाएगा 29। √29 इससे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा √1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया 1। हमने प्रूव कर दिया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है सर 1 होता है। और हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। ठीक, तो बच्चे ये एक स्केल है, मान लीजिए कि ये 1 यूनिट वेक्टर है। अब अगर हमारे पास ये 2 यूनिट वेक्टर है, ये क्या है यहाँ इसके 3 टाइम चले जाएंगे, तो हम कहेंगे ये कितना है जी, यहाँ से यहाँ 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 3i यूनिट वेक्टर। मतलब इस i यूनिट टाइम के आगे हमने जाना है, i डायरेक्शन बता रहा है। इसी तरह अगर हम k पे हैं तो हमारे पास है 4k, तो इसका मतलब है ये वहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3 और ये 4, हम यहाँ पे खड़े हैं कहाँ पे z एक्सिस पे, कितने टाइम k के 4 टाइम, और k की वैल्यू क्या है 1 एक्सटेंडेड मान लीजिए आप। तो इस तरीके से हम बच्चे यूनिट वेक्टर्स को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और ये हमारा पर्पस था। तो होपफुली आपको यूनिट वेक्टर समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चे अगर 3 डायमेंशन हो तो 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं i, j एंड k। अगर कोई प्लेन सरफेस हो, इस तरीके से कोई फ्लैट सरफेस हो, हमवार सरफेस हो, तो वहाँ पे हम जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है n। और अगर कोई किसी चीज़ की हमने पोजीशन बतानी हो तो फिर हम यूनिट वेक्टर जो यूज़ करते हैं पोजीशन वेक्टर का वो r यूनिट वेक्टर करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चे कि फ्लैट सरफेस के लिए यूनिट वेक्टर n यूज़ होता है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट वेक्टर r यूज़ होता है। तो 3 डायमेंशनल के लिए 3 यूनिट वेक्टर्स यूज़ होते हैं i, j एंड k। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ बेटा, एंड इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।